वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाजरीन, इस प्रोग्राम में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई मसला है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ है, आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाजरीन, काफ़ी सारे कॉलर्स हैं जो कि फ़ोन बहुत पहले से करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे 2-3 बातें पूछनी थी अपने कजन के हवाले से। जी। उसकी शादी हुई है फरवरी में, और जो उसकी मिसेज है उसने इंग्लिश जो टेस्ट है वो क्लियर किया है। पेपर जमा करवाने थे उन्होंने, लेकिन उनका टीबी टेस्ट क्लियर नहीं आया। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ आए, उनकी जॉब चली गई है। उनको जॉब से सैक हो गई है, लेकिन वो अब अपील में, आप क्या कहते हैं कि इस मार्च के एंड में उनका टेस्ट आ जाएगा जो टीपी का है, तो वो उन्हीं पेपर पे अपने पेपर जमा करवा सकते हैं या उनको कोई नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप चांस ले सकते हैं, चूंकि जब कोई आदमी अप्लाई करता है और पिछले 6 महीने की पे स्लिप्स और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स और बाकी पेपर देना पड़ते हैं, तो चांस ले सकते हैं कि पिछले पेपर में भेज दें और किस्मत की बात है कि शायद वीज़ा लग जाए। लेकिन रूल्स यही कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन आदमी को काम करना चाहिए, लेकिन वो चांस ले सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन है, मेरा स्टूडेंट वीजा पे हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरा कॉलेज कोई महीना पहले तकरीबन बंद हो गया, रिवोक हो गया। तो उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटीज वगैरह में अप्लाई किया एडमिशन के लिए। तो यूनिवर्सिटीज, 1-2 यूनिवर्सिटीज ने मुझे कहा कि यूकेबीए से लेटर आना चाहिए, तो 2 मंथ्स का कोई इस तरह का लेटर होता है। तो अभी तक नहीं आया, लेकिन जिधर मैं एडमिशन लेना चाह रहा था वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज हो गए हैं। तो इस बारे में बताइए, अगर मुझे अभी लेटर आ जाता है तो मैं कोई एक्सटेंड करा सकता हूँ 1-2 महीने का, कि मैं दोबारा अगले सेशन के लिए एडमिशन ले लूँ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। रूल्स यही कहते हैं कि जब आपका कॉलेज बंद हो जाए 2 महीने के अंदर अंदर आप नए कॉलेज में एडमिशन लेकर आपको नए वीजे के लिए अप्लाई करें। लेकिन आमतौर पर लोग यही मिस्टेक करते हैं जो आप कर रहे हैं, वो ये कि 2 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर इमिग्रेशन वाले आपको एक चिट्ठी भेज देते हैं कि हमने आपकी लीव कर्टेल कर दी, आपका वीजा कैंसिल कर दिया है, और सारे रिसेप्शन का चार्ज भी जो कि 10 ईयर्स की बैन का होता है वो भी लिखा देते हैं। फिर स्टूडेंट दौड़ते हैं उस वक्त नए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो इमिग्रेशन वाले फिर जरूर पूछते हैं कि जी अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट थे, जब कॉलेज बंद हुआ 2 महीने में एडमिशन क्यों नहीं लिया था। तो बहरहाल आपके लिए मेरा मशवरा ये है, जितना जल्दी हो सके विद इन 2 मंथ कॉलेज बंद होने के एडमिशन लेकर नया कैश लेटर लेकर नए वीजे के लिए अप्लाई कर दें। वो फिर ये वेट नहीं करते हैं कि जी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, अभी कैश लेटर लेकर तो वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें। अगर बाद में अगर आप कोर्स चेंज करना चाहें, जैसे सितंबर में आप यूनिवर्सिटीज की क्लासेस शुरू होती हैं, तो उस वक्त अगर आपको नया कैश मिल जाता है, हाँ, उसकी बेस पे आप नए कोर्स में एडमिशन लेकर नए वीजे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, मुझे ये पूछना था, मेरा एक कजिन है और उसको 10 इयर्स का बैन मिला था, हम उसके लिए अभी फिर अप्लाई कर सकते हैं? उसको क्या मिला था? 10 इयर्स का बैन। इंग्लैंड से वो डिपोर्ट हो गया था ना, तो उसको बैन हो गया था, हम फिर उसके वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 10 इयर्स के लिए बैन हुआ तो इसके मतलब 10 इयर्स के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके पहले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने पूछना था, ये जो लेप्सी वगैरह के होते हैं केस, अगर ये अनाउंस होती है इस साल, तो इसमें कौन कौन से लोग आ जाएंगे? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब भी कोई एमनेस्टी का ऐलान होता है तो उस वक्त डिटेल में वो बता देते हैं कि इसमें कौन से लोग कवर होते हैं। तो आमतौर पर जो लोग गवर्नमेंट के सिस्टम में होते हैं, जिन्होंने कोई केस अप्लाई किया होता है, क्योंकि आमतौर पर होम ऑफिस को पता होता है कि कौन लोगों ने अप्लाई किया, उनके क्या क्वाइफ हैं, कितने अरसे से यूके में रह रहे हैं, कितने उनके साथ बच्चे हैं, बच्चों को कितना अर्सा हो गया, ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी उनके कंप्यूटर में होते हैं। तो जब कोई लेगेसी या कोई एमनेस्टी का ऐलान करते हैं तो उस वक्त ये सारा डेटा देख कर फिर वो हिसाब से ऐलान करते हैं, तो उस वक्त उसकी डिटेल्स पे दे देते हैं कि कौन इसमें आता है, कौन इसमें नहीं आता है। तो यही कि जब कोई एमनेस्टी या लेगेसी निकलती है तो उस वक्त आप देख लीजिएगा कि जो ऐलान किया है वो क्या है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने अपनी बेटी यहाँ पे बॉर्न हुई है 2 इयर्स पहले, तो उसकी सिटीजनशिप के लिए मैंने दिसंबर में अप्लाई किया था और फरवरी में उन्होंने उसकी फीस काटी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो कितनी देर लगती है नॉर्मली?
जी, अगर तो आप रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर लें तो 3-4 महीने इसमें लग जाते हैं, लेकिन अक्टूबर में काफी सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया था, तो इस वजह से वो थोड़ी सी जो उसमें बैकलॉग थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेकिन अगर आपने दिसंबर में अप्लाई किया था तो इसका मतलब है कि मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल में आपकी बच्ची की नेशनलिटी, अगर आपने रिक्वायरमेंट सारी पूरी की है तो हो जानी चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मलिक साहब, अभी मैंने कॉल की थी कॉलेज के मतलब। तो असल में मेरी कहने का मतलब ये था कि यूके बीए ने ना हमें इन्फॉर्म नहीं किया, सिर्फ कॉलेज के जरिए ही पता लगा कि कॉलेज रिवोक हो। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, यूके बॉर्डर एजेंसी वाले को आपको इनविटेशन कार्ड नहीं भेजते या कोई इन्फॉर्म नहीं आपको करते कि कॉलेज बंद हो गया। जैसे आप दूध लेने के लिए शॉप में जाते हैं, जिस रोज शॉप बंद होगी आपको पता होगा कि शॉप बंद हो गई है, तो यूके बॉर्डर एजेंसी वाले कोई ओबलाइज नहीं है या उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है कि आपको ये रिमाइंड करवाएं, आपको बताएं कि आपका कॉलेज बंद हो गया, तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि कॉलेज बंद हो गया है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। I'm calling regarding my daughter. Her husband got Moroccan passport, and there's a new law now. I think the High Court wanted the amount to, the amount of how much money they're earning. I think they said 13,000. It was 18,600 before. No, it's still 18,600. Probably you misunderstood it, and the rules are still the same. If somebody wants to bring our spouse here or they want to apply for extension here, so basically the requirement is 18,600. So it's not 13,000. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? जी हाँ, एनी टाइम अगर तो तुसी अपने बेटे ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ सकते हो, बिल्कुल। तो उस वास्ते है कि बेटे ना ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनवाना पेगा। तो इसका तरीका है कि इंडियन हाई कमीशन चले जाओ, तो उन्हें की बर्थ सर्टिफिकेट दे दो, उस बच्चे ना ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे। उस तो बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट पर बच्चे ना ले जा सकते हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा सेटलमेंट है सर 18 मार्च को। ठीक है। तो मेन एप्लीकेंट मैं हूँ और वाइफ गेट द पॉइंट थ्रू द कोर्ट 11 पॉइंट। शी आल्सो एलिजिबल फॉर सेट और नॉट? क्या मुझे समझ नहीं आया, क्या कहते हैं आपका? क्या ILR के लिए जाना है सर 18 मार्च को। मैं मेन एप्लीकेंट हूँ। मिसिज को पॉइंट मिल गए थे ड्राइविंग उसमें गाड़ी में कोर्ट के थ्रू 11 पॉइंट। तो वो डिपेंडेंट है लास्ट 4 ईयर से, 4.5 ईयर से। ठीक। तो सेटलमेंट को जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती है क्या सर? नहीं, अगर उनको खाली पॉइंट्स मिले इसकी बेस पे इंडेफिनिट स्टे में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अलबत्ता जब 1 साल के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंडेफिनिट स्टे के लिए कोई नहीं। अलबत्ता उसमें डिक्लेयर कर दें कि अगर कोर्ट की तरफ से कोई फाइन हुआ है या जो भी सिचुएशन है वो एप्लीकेशन फॉर्म में डिक्लेयर जरूर कर देनी है। लेकिन इंडेफिनिट स्टे की एप्लीकेशन पर फॉर्म अगर आपको पॉइंट्स लगे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again. I'm calling again regarding for my daughter. I spoke to the Home Office. They said to me there's a new rule. The High Court is having a battle with the Home Office. Okay, thank you for the call. Basically, I told you, and you don't try to listen. What can I do? And number one, number two, the Home Office are not going to advise you, and they're not your advisor. And the third thing is basically there's no such thing as yet. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। Hello, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। I'm just phoning regarding my in-laws. They came over on a visit visa, but because they were quite old and they couldn't look after themselves, we couldn't send them back to Pakistan. So we got an advice from somebody, and they said we should apply for their stay here on human rights. And we sent their passport and everything off about 3-4 months ago. Would you be able to tell me how long it normally takes on human rights? And thank you for your call. Basically, their application will be refused. The reason is that in 2002 July they changed the rule that if somebody comes as a visitor here, your parents are in-laws, and they are not basically allowed to apply from here. So it means the application you basically have made, it will be refused because there are rules very clear on that points. And probably take legal advice from somewhere else as well. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے ایک انفارمیشن چاہیے تھی. جی ڈاکٹر صاحب میں نے ویزا اپلائی کیا ہے اسٹوڈنٹ, تو ابھی میں ٹائر 4 کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں اگر ادھر اس کنٹری میں شادی کرنا چاہوں, برٹش میرے ریلیٹیو رہتے ہیں, تو آیا کہ مجھے پتا چلا تھا کہ جو میری فینسی ہیں انہیں 18,000 کی پے سلپس کی وہ چاہیے ہوں گی. جی ہاں, اس میں 2 شرائط ہیں. پہلی تو یہ کہ آپ کو اگر اپلائی کیا ویزے کے لیے آپ ویٹ کریں آپ کا ویزا لگ جائے, چونکہ جب کوئی اپلیکیشن کریں گے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہونا چاہیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ویٹ کریں جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی مسزیں پچھلے 1 سال سے کام کر رہی ہوں, کوئی بینیفٹس نہ لے رہی ہوں, اور پچھلے 6 مہینے سے ان کی جو انکم ہے وہ منیمم 18,600 پاؤنڈ یا اس سے زیادہ کی ہونی چاہیے. تو پھر آپ اپنا لیگل جو اسٹیٹس ہے وہ یہیں سے چینج کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. I just applied for my wife indefinite leave to remain in UK in October 23rd, and my application being refused because of the payment, and I reapplied in December, and they took fingerprints, everything, but they haven't sent any. Hello. Yes, continue. So they haven't replied anything for my wife indefinite leave to remain. It's been nearly 3 months, so they took her fingerprints and everything. Thank you for the call. Basically, when you made an application first time and she was probably within the visa, and maybe when you made when you applied again and made your application that time, probably she might have overstayed. So in that kind of circumstances, sometimes it takes a bit more longer, and normally it shouldn't basically take long. I think within a couple of months time you should get the decision from them. Thank you for the call. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم بیٹے. جی وعلیکم السلام. بیٹے میں نے وہ کورٹ پہ میں 3 مارچ کو گئی تھی, انہوں نے سارے کاغذ, میرے بیٹا وزٹر آتا تھا یہاں پہ تو اس کے بھی کاغذ نکال لی, اور میری بیٹی کے بھی بیان, میرے بیان تھوڑے تھوڑے ملے نہیں ہیں. میں نے کہا میں اپنی پراپرٹی بچوں کو بانٹ کے آ گئی ہوں, تو وہ اس کی وجہ سے وہ عجیب و غریب کورٹ, پتہ نہیں اب جج کیا فیصلہ دیتی ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا پہلے کیوں نہیں ویزا تم نے جمع کروایا, جب 2005 کو آئی تھی تو کیوں نہیں جمع کروایا. جی آپ کی کال کا شکریہ. اب اگر آپ کی ہیئرنگ ہو گئی ہے تو اب انتظار کریں اس کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے, چونکہ اور 1-2 ویک میں جج کوئی نہ کوئی آپ کو فیصلہ کر کے بھیج دے گی. تو اگر کسی وجہ سے وہ آپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے, آپ کے حق میں نہیں ہے, تو آپ فردر اپیل جو اپر ٹرائبیونل میں وہ کر سکیں گی. تو ابھی آپ جسٹ انتظار کریں, دیکھیں جج کیا فیصلہ کرتی ہے. تو بعض اوقات بیان ملتے رہتے ہیں, بعض اوقات نہیں ملتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی صحیح چیز پہ سٹینڈ کرتا رہے اور اسی پہ اسٹرک لے تو پھر آدمی اس میں سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال آپ ابھی میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ ویٹ کریں اور دیکھیں آپ کا کیا فیصلہ آتا ہے. جب فیصلہ آ جاتا ہے آپ کے حق میں ہوتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے, اگر آپ کے حق میں نہیں ہوتا ہے پھر بھی آپ اس کیس کو آگے فائٹ کر سکیں گی, آگے اپیل کر سکیں گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے 7 سال کے بیس پہ اپلائی کیا تھا, بچہ میرا 9.5 سال کا ہو گیا, تو ابھی یہ ریفیوز ہو گیا تھا. اس کے بعد جوڈیشل ریویو میں ڈالا ہوا ہے, تو جوڈیشل ریویو میں ڈالے ہوئے ابھی 2 مہینے ہو گئے ہیں. تو وہاں سے کچھ پوزیٹیو سائن آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, اور کتنا ٹائم لگ جائے گا اس پہ پلیز بتا دیں. تھینک یو. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں 7 ایئرز کے کیسز جو آپ جوڈیشل ریویو کے لیے ہائی کورٹ میں ڈالتے ہیں تو ہائی کورٹ والے آج کل اس کو اپر ٹرائبیونل میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اور وہاں پھر ایک سینئر جج جو کہ ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے وہ ان کے ڈیسیشن کرتا ہے. تو اس میں کافی سارے پچھلے دنوں ڈیسیشنز آ گئے ہیں کہ اگر کوئی 7 سال پورے کر لیا گیا تو اپر ٹرائبیونل سے ان کے حق میں فیصلے ہوئے ہیں. ایسے کئی کیسز ہیں. تو بہرحال ابھی آپ ویٹ کریں, اگر 2 مہینے ہوئے تو اس کا مطلب ہے اور مہینہ 1.5 مہینہ لگ جائے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Somebody come on a tourist visa. How much pocket money do they need to bring? Home to bring? Yes, pocket money. No, there's no fixed money for that for visitor visa. Basically, if you want to invite somebody here, you have to establish that you can basically afford that person's trip in the UK. You should be working and having some kind of savings as well. But there's no basically minimum or maximum amount in your account. Only your account should be healthy. Thank you for the call. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میں نے پوچھنا تھا کہ ہم یورپین فیملی سے تھے, ابھی ہمیں ریسنٹلی ملا ہے پرماننٹ ویزا یو کے کا نا, تو میری بچی ہے 11 سال کی, تو میں اس کا برٹش پاسپورٹ کیا اکیلے اپلائی کر سکتی ہوں, کیونکہ مجھے کورس کرنا پڑے گا اور کورس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے. تو وہ یہاں پہ پیدا ہوئی تھی کہ باہر سے آئی تھی؟ نہیں, پاکستان سے آئے تھے یہاں پہ ہم. تو اب دونوں کے پاس, جی ہاں, اگر آپ کو بھی انڈیفینس اسٹے ملا اور ہسبینڈ کے پاس بھی ہے تو آپ بچے کے لیے اپلائی بھی الگ سے کر سکتی ہیں, تو آپ کے ساتھ اپلائی کرنا ضروری نہیں ہے, تو بچی الگ سے بھی اپلیکیشن کر سکتی ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی فرمائیے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. تو جی پتا کرنا سی کہ بچی دے شادی کرنی ہے تو شادی اتنے کر کے پیون سے بلا سکنے ہیں کہ پاکستان شادی کر کے تو پھر بلانا پڑا ہے؟ جی سی زیادہ بہتر ہے کہ شادی اتھے کر کے تو پھر بلاؤ, چونکہ ایک ہے کانسیپٹ, ایک رولز ہیں کچھ فیانسے نے, لیکن امیگریشن عام طور پر بلیو نہیں کرنے, وہ سمجھنے کہ ویسے ہی لوگوں کی اپلیکیشن کر کے اتھے لا رہے ہیں, تو اس سے بلیو نہیں کرنے. موسٹلی اگر کوئی اپلیکیشن کرنا ہے 100 جو سمجھو کہ 95 تو زیادہ اپلیکیشن ریفیوز ہو جانی ہے فیانسے نہیں ہے, تو زیادہ بہتر ہے میرج کر کے بلاؤ, تو اسی چونکہ کمٹمنٹ ہو گئی ہے تو ایویڈنس وغیرہ بھی ہے, تو اسی زیادہ چانسز ہونے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میرے 2 کوشچن ہیں چھوٹے چھوٹے آپ سے. جی سر میں نیکسٹ ILR اپلائی کر رہا ہوں آن دی بیسس آف لانگ ریزیڈنسی, اور میری مسز جو ہے میرے ساتھ 6.5 سال سے یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ ہے, تو مجھے کائنڈلی ایک تو گائیڈ کریں کہ میں جب ILR اپلائی کروں گا ILR تو کتنا ٹائم لگ جائے گا, اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں اپنی مسز کا کیسے اپلائی کروں, کیونکہ مجھے تو ڈپینڈنٹ میرے اپلیکیشن کے ساتھ. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں جب آپ اپلائی کریں گے, آپ 10 ایئرز کے بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں, تو ظاہر مسز نے 10 ایئرز پورے نہیں کیے ہیں, لہٰذا وہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گے. تو آپ نے اگر لائف ان یوکے ٹیسٹ پاس کر لیا اور انگلش کا سرٹیفکیٹ بھی ہے, تو 10 سال پورے ہونے سے 1 مہینے پہلے آپ اپلیکیشن کر سکیں گے, اور سیم ٹائم وائف کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر دیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو سر, میں ترسیم بول رہا ہوں. سر میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے, تو ادھر رہتے ہوئے میرے کو یوکے میں 3-4 سال ہو گئے ہیں. اچھا. تو وہ ابھی تک میرا ویزا تو ابھی تک تو کالج والے کر رہے ہیں کہ آپ اگر کالج میں ہو, کالج کی کلاسز اٹینڈ کرو, تو از دیر اینی لا لائک آئی ہیو ٹو گو فار بیفور دا ویزا ان دا کالج؟ جی ہاں بالکل. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو مجھے لگتا ہے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کیا, تو آپ کو یہاں پڑھنا پڑے گا ریگولرلی. تو اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں تو یہ کالج کی ڈیوٹی ہے کہ ہوم آفس کو انفارم کر دیں. اگر وہ ہوم آفس کو انفارم کر دیتے کہ آپ کورس اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں, تو ہوم آفس آپ کا ویزا کینسل کر دیں گے, اور اوپر ایک ڈسپشن کا چارج بھی لگا دیں گے. تو جو کورس ہے یہ ریگولرلی اٹینڈ کرنا شروع کر دیں اگر نہیں کر رہے ہیں, تو ورنہ آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میرا انٹرویو ہوا ہے, ریویو جو کرتے ہیں اسائلم کا نا, میرا انہوں نے ریویو کر کے لیٹر بھیجا تھا کہ ہم تمہارا ریویو کیس کر رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے 8 مہینے کے بعد پہلے پکچر مانگی تھی, اب انہوں نے مجھ سے انٹرویو لیا ہے. انٹرویو مجھے انہوں نے ڈیٹا پروٹیکشن کا لیا ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں ڈیپینڈ ہے کہ انہوں نے انٹرویو کس چیز کے لیے کیا ہے. تو عام طور پر اگر کوئی آدمی اسائلم کرتا ہے اس سے ایک فل انٹرویو بھی کرتے ہیں, اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے, اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ کرتے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی نہ کوئی انٹرویو انہوں نے کیا آپ کا, تو اس کا جلدی کوئی نہ کوئی رزلٹ آ جائے گا. تو ڈیپینڈ ہے کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے انٹرویو کیا تھا. اگر تو اسائلم سے ریلیٹڈ کوشچن وغیرہ پوچھے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کیس کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے, یا پھر اگر بعض اوقات کوئی ٹریول ڈاکومنٹ بنوانا چاہ رہے ہوں تو اس کے لیے بھی ایک انٹرویو کرتے ہیں. تو زیادہ بہتر اپنے وکیل کو ساری بات بتا کر ان سے مشورہ کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلا کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے یہ مشورہ لینا تھا کہ میرے ہسبینڈ بیمار رہتے ہیں, تو ہماری نا پاکستان میں جائیداد ہے, تو وہ معاوضہ وغیرہ جو ہے نا ملتا ہے, تو ان کا معاوضہ وغیرہ جو ملا ہوا ہے نا, تو اس کے اوپر نا نام میرے ہسبینڈ کا طارق مسعود ہے, تو انہوں نے نام غلط کر دیا ہوا ہے. تو اب نام جو ہے نا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہاں سے کچھ ہو سکتا ہے؟ میں جا نہیں سکتی ہوں, بچے بھی نہیں ہیں. یہاں پہ غلط نام لکھا ہے یا وہاں پہ غلط؟ وہاں پر انہوں نے نا جو ہوتے پتہ نہیں مجھے, تو میں تو شہری تھی, ان کے نا گاؤں کی ہے زمینیں, تو معاوضے میں آئی ہوئی ہیں, تو وہاں پر
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ऐसा हो सकता है बाज़ को स्पेलिंग की मिस्टेक रहो, तो ज्यादा बेहतर है इसको वहां से करेक्शन कराना पड़ेगी, क्योंकि इनका तो यहाँ पे तो कागजों में और पासपोर्ट में तो सही नाम चल रहा है, लेकिन वहां अगर कोई गलती हो गई है तो वहां किसी आदमी को कांटेक्ट करेंगे, वो वहां पे उसकी आपको करेक्शन करवा दे। तो अगर वो किसी जगह पे आपके कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है तो आप इंटरनेट के थ्रू आजकल कहीं भी वहां भी कोई वकील तलाश कर सकती हैं, तो उसकी वहां पे ड्यूटी लगा दें, वो आपको वहां से करेक्शन करवा के दे दे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। तो जी कॉल अगर ड्रॉप हो गई थी जी, इन्फॉर्मेशन अगर बच्ची तो खाली एज ए फियांसे करके बुला लिया जाओ, बुला सकते हैं कि शादी करके बुलाना पैंदा है? जी, शादी करके बुलाना पैंदा, फियांसे ना आमतौर पर वीजा नहीं देने। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। जैसे कि पहले भी आपके सवाल के यही बताया था कि फियांसे पे वो ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म को कमिटमेंट्स होती नहीं है। उसके अलावा रूल्स तो हैं, लेकिन उसमें वीजा आमतौर पर नहीं देते हैं। अगर अपने बुलाना है तो फिर शादी करके बुलाएं, उसमें फिर ज्यादा चांसेस होते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार इधर मैं 13 साल से हूँ, तो 7 साल के बेस पे बच्चे का डाला था केस, तो अभी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया दिसंबर में। तो उन्होंने अभी बच्ची है मेरी करीबन 9 साल की, तो उन्होंने सितंबर की डेट दी है, मतलब अपील का राइट दिया है। तो कई लोगों को अभी वो रिजेक्ट करके मतलब वो कर रहे हैं, और आई डोंट नो किसी का सुना नहीं कि वो अपील का राइट दे, तो उसके बारे में जरा बताएंगे प्लीज। और क्या वो लेटर लिख के बीच में ऐसे बोल सकते हैं कि आप रिटर्न ले लो के? थैंक यू सर। थैंक यू जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपको उन्होंने हियरिंग डेट दे दी है, इसका मतलब है आपको अपील का राइट मिला था। आमतौर पर अपील का राइट जब आप एप्लीकेशन करते हैं, आपके पास अगर वैलिड वीजा हो तो फिर आपको अपील का राइट देते हैं। तो वैसे रूल्स ये कहते हैं कि अगर आप ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन करते हैं, बच्चे आपके साथ हो 3-4 साल रह चुके हो, तो फिर आपको अपील का राइट जरूर दे देते हैं। तो बहरहाल अगर आपको अपील का राइट मिला है और सितंबर में अपील है, तो किसी अच्छे बैरिस्टर को साथ लेकर कोर्ट में जाएं, और साथ जो बैरिस्टर को पता होना चाहिए कि रिसेंटली किन किन केसेज में हाई कोर्ट के या कोर्ट ऑफ अपील के या फिर अपर ट्रिब्यूनल के किन केसेस में 7 साल की बुनियाद पे परमिशन मिली है, वो केसेस कोर्ट करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, इसके साथ ही टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक के उस पार चंद मिनट में आपसे फिर मिलते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां कमर्शियल ब्रेक से पहले मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो भाजी। जी वालेकुम सलाम। जी हेलो। जी बिल्कुल बात करें। हेलो सत श्री अकाल भाजी। जी सत श्री अकाल भाजी। मैं अपने ना पेपर लाए ने बच्चे ने अपील दे लाए, साल हो लिया, वाइफ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮਦਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਈਸੋਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਲਾਈ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਚਲਿਆ ਅਪੀਲ ਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, उससे ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। आमतौर पर 3-4 महीने डेट आ जानी चाहिए। तो ज्यादा बेहतर है कि जिथों चिट्ठी आई ना, उससे दफ्तर की उत्थे टेलीफोन नंबर लिखे है, उससे फोन करके पता करो कि जी वो बच्चे ने जी अपील उसी डेट नहीं आई है, तो क्यों नहीं आई है, वो तो दस देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम जी सर, मेरी सेटलमेंट है मार्च में, मेन अप्लीकेंट मैं हूँ। मिसिस को ड्राइविंग ऑफेंस में 11 पॉइंट लग गए थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या, या सेटलमेंट मिल जाएगी, तो उसके क्या बेस है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है आपको आपने पहले भी फोन किया था, तो आपको मैंने यही कहा था कि आप अगर मैन एप्लीकेंट एप्लीकेशन कर दें और उनके फॉर्म में डिक्लेयर कर देना है कि जो भी उनको पॉइंट्स लगे और जो भी सर्कमस्टांसेस है, वो जो भी उनको कोर्ट की तरफ से अगर कोई फाइन हुआ है वो उसमें डिक्लेयर कर दे, तो इंडेफिनिटली की जो एप्लीकेशन है इस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में जब कभी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे उसमें इसका फर्क पड़ता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। फहीम बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरा स्टूडेंट वीजा था, तो उन्होंने मुझे बताए बगैर कर्टेल कर दिया, और फिर मुझे घर से आके उन्होंने पकड़ लिया और मुझे 3 महीने डिटेंशन सेंटर में रखा। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं यहाँ पे ऑलरेडी एंगेज था और फिर मैंने शादी कर ली यहाँ पे मीनवाइल, और अब मेरी जो है होम ऑफिस के साथ पेशी हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है उनके पास, तो अब अदालत में मेरी अगले माह पे फिर पेशी है। तो आप क्या समझते हैं, मेरा केस स्ट्रांग है?
جی आपकी कॉल का शुक्रिया. मुझे तो कोई पता नहीं आपका केस है ही क्या है, तो ज्यादा बेहतर आप किसी वकील को जाकर सारे पेपर देकर मशवरा करें. तो जो इमिग्रेशन वाले वो वैसे लीव कर्टेल नहीं करते हैं, उसकी कोई ना कोई वजह होती है. शायद अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजे के ऊपर थे, पढ़ नहीं रहे थे, फिर लीव कर्टेल कर देते हैं. तो ज्यादा बेहतर सारे पेपर लेकर किसी वकील को दिखाएं, उनको पेपर देकर वो आपको एडवाइस कर सकेगा कि आपका मसला क्या है, तो आगे नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. जी अस्सलाम वालेकुम जी. मैं वालेकुम सलाम से बोल रहा हूँ जी. तो मैंने अपनी बेटी का केस जमा कराया था 6 माह पहले. अच्छा. एम्बेसी में स्पाउस वीजे के लिए जी. तो आज तकरीबन 6 माह हो जाएंगे 2-3 दिन के बाद. अभी तक उन्होंने किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो हमें क्या करना चाहिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया. ऐसा होता नहीं है आमतौर पर. जब आप अप्लाई करते हैं उसी दिन आपको एक रेफरेंस नंबर दे देते हैं, फिर आप इंटरनेट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि प्रोग्रेस उसमें क्या हुई है. तो ज्यादा बेहतर है कि आप जो ब्रिटिश हाई कमीशन है उनको ईमेल करके पता कर लें, रेफरेंस नंबर लिख दें और साथ पता कर लें कि जिसमें डिले क्यों हो रही है, और साथ इंटरनेट के ऊपर भी चेक कर लें कि आपकी एप्लीकेशन की प्रोग्रेस क्या है. क्योंकि जो ही आजकल आप एप्लीकेशन करते हैं वो फौरी तौर पर इंटरनेट पे आ जाती है, वहां से पता चल जाता है कि आपका केस कहां तक पहुंचा है. तो बहरहाल आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मलिक साहब, मैंने आपसे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था. उन्होंने सितंबर 2012 में ILR अप्लाई की थी. वो ऑन Tier 1 जनरल वीजा. ठीक है. लेकिन होम ऑफिस ने उनको 9 महीने बाद बाय पोस्ट रिफ्यूज कर दिया था कि आपका जो है वो ट्रैफिक ऑफेंस है, जो कि कोर्ट के थ्रू लगा था 2010 में. और उन्होंने ये, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि 2 महीने बाद ही ILR के लिए जो उनका रूल था वो 5 साल से कम करके उन्होंने मुद्दत 2.5 साल कर दी थी, ये जो कन्विक्शन की थी अनस्पेंट. ठीक. फिर हम लोगों ने हेयरिंग की, तो हम लोगों ने फर्स्ट ट्रिब्यूनल की हेयरिंग जीत ली, हम लोगों ने विन कर ली. लेकिन अब होम ऑफिस ने उस जज की डिटर्मिनेशन के खिलाफ जो है वो अपील की हुई है अपर ट्रिब्यूनल में. तो हमने गाइडेंस लेनी थी कि कितने चांसेस हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 10 इयर्स ऑलरेडी यहाँ हो चुके हैं. तो अपर ट्रिब्यूनल की हेयरिंग कब तक आएगी और हमारे कितने चांसेस हैं, कितना स्ट्रॉन्ग केस है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया. ज्यादा बेहतर था कि वो अगर डिक्लेयर कर देते उस वक्त तो इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता. बहरहाल अब मुझे पूरी सर्कमस्टांसेस का तो पता नहीं कि क्या हुआ है. तो अगर होम ऑफिस ने अपील की है तो अपर ट्राइब्यूनल में अब आपको अपर ट्राइब्यूनल का वेट करें, देखें उसका क्या डिसीजन आता है. और उनको जो 10 साल हो गए हैं ये पॉइंट भी वो उस वक्त उठा सकते हैं जब उनकी हियरिंग डेट आएगी. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. हेलो. जी फरमाइए. हेलो सर, मैं ना पवनीत बोल रही हूँ, और मेरी ना डॉटर है 2 साल की, और हमें किसी ने बोला कि अगर हम अपनी डॉटर को 5 साल तक इंडिया ना लेकर जाएं तो वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती है. क्या ये राइट है? एक्सक्यूज मी, नहीं, आपको किसी ने गलत बताया. उसमें शर्त ये होती है कि अगर जब बच्ची पैदा हुई है उसकी माँ या बाप के पास अगर ब्रिटिश पासपोर्ट है या उसके पास अगर इंडेफिनिट स्टे है, फिर वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती है. वरना इस तरह ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं मिलता. उसकी वही नेशनलिटी होती है जो उसकी माँ की होती है. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. जी. हेलो. जी फरमाइए. Yes, I would take question. जी. Yes, I'd like to sponsor a friend as a general visitor. However, I'm living in a council property. Do I need to get a letter from the council as a letter of entry, or from I can get someone else to do it? And there's no need to get a letter from the council. Basically, if somebody is not coming for settlement, only they want to know basically how you can afford their trips here. If you're working and if you got bank statement and your account is a bit healthy, so you can send them a sponsorship. So there's no need to get a letter from the council. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाँ मलिक भाई, मैं सनाउल्लाह खान बोल रहा हूँ टीडबरा से. जी. मैं वो बेटे के बारे में पूछना है. मैं हमने 2012 में बच्चे के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जब मेरा 2 बेटियां और 1 बेटी और वाइफ आ गया, लेकिन बच्चा 18 साल का हो चुका है. उसका पहला रिकॉर्ड मौजूद था होम ऑफिस में, लेकिन ब्रिटिश हाई कमिश्नर बोलता है कि वो 18 का है. तो हमने अपील भी जमा किए, लेकिन अभी तक कोई जवाब अपील का नहीं आया. तो आपका क्या अंदाजा कि उसका अपील मंजूर हो जाएगा या नहीं? नहीं, उसके ज्यादा चांस मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि अगर ओवर 18 हो जाए और बेटा हो तो उसके आमतौर पर वीजा नहीं देते हैं. तो बहरहाल फिर भी जज की मर्जी पे, अगर वो समझें कि अगर आप ह्यूमन राइट्स में
अगर वो समझे तो अपील अलाउ भी कर सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस अपील में नहीं होते हैं अगर कोई आदमी ओवर 18 हो। हाँ, अलबत्ता अगर पूरी फैमिली इधर आ जाए, कोई एक बेटी हो जो अकेली हो, उसमें वो एक्सेप्शनली कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को आमतौर पर कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी ये जज के अख्तियार में है, अगर जज करना चाहे तो कर सकता है ह्यूमन राइट्स के तहत। तो बहरहाल जब आपकी हियरिंग डेट है, किसी अच्छे बैरिस्टर को लेकर कोर्ट में जाएं, देखें जज क्या फैसला करता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ मतलब कि अभी वो बच्चों का रोल है कि जी, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि वो बच्चों का जो 7 साल का है वो भी रोल है या उन्होंने खत्म कर दिया हुआ? जी, वो खत्म हो गया था, तो उसके बाद अभी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर कोई 7 साल बच्चों के साथ इधर रहा हो तो वो 7 साल की बेस पे एप्लीकेशन कर सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलकी साहब। जी वालेकुम सलाम। और जनाब ठीक हो? तो बड़ी मशहूरी है, मैं एक बयान पूछना सी तुहाडे कोलों। जी फरमाइए। एक अपना अपील की थी, नो नहीं तो ना कैंसर कर छोड़ी है, मंगे इसने बिल शिल डॉक्टर ना अपना अपने सब कुछ भाई दियो दा ना। अच्छा। रजिस्ट्री को नहीं सी हुई, उन्होंने जवाब दे छोड़िया भी असी वीजा तुहानू ना देने, भाई पासपोर्ट रख लिया ने, असा उधर भेज छोड़ी है भाई आई सी विजिटर, तो बच्चे 3 जेडे ब्रिटिश। अच्छा। हूं के सानू करना चाहिए, उन्हें आखिर अपील भी ना कर सकने। तो हुने जब सर की डिसीजन मिलिया ना कोर्ट की तरफों या इमिग्रेशन की तरफों, एक किसी वकील के जाके दसो ताकि वो डिसीजन पढ़ के तो उसकी दस एडवाइस करे कि तुसी नेक्स्ट के कर सकते हो। हाँ, वकील ने किते असी उन्हें जवाब दिता भाई तुसा अपील ना कर सकते, उन्हें लैटर ते लिखे आ। जी हाँ, फिर अगर वकील भी ये दसा तो फिर इसका मतलब अपील नहीं कर सकते हो। जी, कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। अहमद बोल रहे हैं सर जी, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, मैं मुझे तकरीबन 7 चक्कर मैं इंग्लैंड के लगा चुका हूँ। अच्छा। तो अब मेरा वीजा खत्म हो गया, तो इसका कुछ मेरा मसला हो सकता है? वीजा पक्का हो सकता है कोई? आपके विजिटर वीजे पे आए हुए हैं? जी सर। वो खत्म हो गया अभी है? वो खत्म हो गया, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने असल में ये ओवरस्टेयर नहीं होना था, चूंकि तो अगर आप ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स करें तो फिर ये आपके खिलाफ हमेशा जाता है। तो बहरहाल फिर भी किसी अच्छे वकील से जाकर मिलें, उनको पूरी बात सुनाकर उनसे मशवरा कर लें कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी कैटेगरी में एप्लीकेशन कर सकते हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहिए, बायोमेट्रिक के बाद इमिग्रेशन वाला कोई साथ देता है या नहीं? जी हाँ, जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको एक क्यू में रखते हैं, यानी वो ऑफिसर जिसके पास आपकी फाइल होती है वो बारी का इंतजार करता है। जब आपकी बारी आती है उस वक्त फिर आपके केस का फैसला करता है, जो भी उसे हाँ या ना में करना होता है। तो अगर हाँ में कर दे तो अच्छी बात है, अगर ना में करे तो आप इसको आगे कोर्ट में ले जा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। वालेकुम सलाम। जी, मुझे मलिक साहब से एक क्वेश्चन पूछना था। जी फरमाइए। जी, मैंने टीयर 1 जनरल एप्लीकेशन डाली थी और वो रिफ्यूज हो गई है। रिफ्यूजल उन्होंने ये दिया है कि मेरे पॉइंट सारे पूरे हैं एप्लीकेशन के जो मैंने क्लेम किए थे, जस्ट 2-3 बहुत छोटी सी बातों पे इंटरव्यू की बेस पे उन्होंने रिजेक्ट किया कि आपके और आपके पार्टनर के कुछ टाइम पे आंसर नहीं मिल रहे हैं। तो जो मेन एप्लीकेशन की रीजन उन्होंने ये दिया कि मुझे नहीं लगता कि ये जेन्युइन है। तो क्या मैं अपील पे जाके इसमें कुछ चांसेस हैं विन करने के? तो अभी आपका वीजा खत्म हो गया है क्या? जी, मेरा वीजा खत्म हो गया हुआ है। आपने इंडेफिनिटली के लिए अप्लाई किया? राइट है उस पे, अपील का राइट दिया है उन्होंने। अपील का राइट उन्होंने दिया आपको? जी जी। तो अब इसमें यही है कि इसमें अपील कर दें, तो जब अपील करेंगे तो कुछ ही दिनों में या कुछ ही वीक्स में आपकी हियरिंग डेट आ जाएगी। तो फिर केस आपके एक जज के पास जाएगा, जो आपको चांस मिलेगा वहां पे कि आप बैठकर जज के साथ बात करें या आपका वकील आपका केस उसको समझा सकें। किसी अच्छे वकील के थ्रू जितना जल्दी हो सके अपील कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मैं फिर कॉल कर रही हूँ रिगार्डिंग द केस। मलिक साहब, वो मेरे हस्बैंड ने डिक्लेयर कर दिया था 100%, पूरा उनको बता दिया कि ये कन्विक्शन हुई है और हमारा CRP बिल्कुल क्लियर आया जो हम लोगों ने खुद से करवाया है। ठीक, तो अभी क्या मसला है? अब सिर्फ मसला ये है कि होम ऑफिस ने अपील की है जज की डिटर्मिनेशन के खिलाफ कि इनको इमिग्रेशन लॉज के मुताबिक इंडेफिनिट लीव जज ने दी है, लेकिन वो नहीं दे सकती। तो मैंने आपको क्या कहा? मतलब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अपर ट्रिब्यूनल में कितना वेट करना पड़ेगा और हम लोगों को अब अगला
कितने चांसेस वही आपने पहले भी कॉल की थी, यही मैंने जवाब में दिया था कि आपकी अपील ट्रिब्यूनल की अभी वेट कर रहे हैं आप हियरिंग का। जब आपकी हियरिंग डेट आए उस वक्त जाकर अपना केस जज को बताएं, तो फिर ये 3 जजेस होते हैं, वो आमतौर पर बैठते हैं, वो इसका फैसला करते हैं कि होम ऑफिस ने जो अपील की है ये सही है या नहीं है। तब इसका अपर ट्रिब्यूनल ही फैसला करेगा, तो आप उसको हियरिंग डेट का वेट करना पड़ेगा। वो ना तो डेट करीब लाते हैं और ना ही उसको आगे एक्सटेंड करते हैं, जस्ट बस बारी के ऊपर ही आपको बता देंगे जब आपकी हियरिंग डेट आएगी। तो आमतौर पर इसमें 6 महीने लग जाते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब ये पूछना था कि ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि पुराने पासपोर्ट भेजें। अब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर भेजनी हो तो कितने पुराने भेजने चाहिए, वो मतलब मैक्सिमम क्या है। और दूसरा ये कि ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाए, इसमें कोई कानून है कि आप ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते, मिनिमम बस 6 महीने या मैक्सिमम रह सकते हैं, अगर ज्यादा रहे तो क्या उससे मसला पड़ता है कुछ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आप ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो डिपेंड है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। या तो अगर शादी के बेस पे अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब फिर आपको 3 साल की पिछली रेजिडेंस दिखाना पड़ती है। अगर शादी के अलावा बाकी किसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो फिर इसका मतलब आपको पिछली 5 साल की रेजिडेंस दिखाना पड़ती है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम आपको पिछले 5 साल के पासपोर्ट हैं वो दिखाना पड़ते हैं। दूसरी बात यह कि जब आपको नेशनलिटी मिल जाती है तो उसके बाद इसकी कोई लिमिट नहीं, आप जितना अरसा चाहें बाहर रह सकते हैं, 5 साल 10 साल जितना भी आपको दिल चाहे आप बाहर रह सकते हैं। एक तो आप ब्रिटिश नेशनल बन गए तो ये हमेशा के लिए ब्रिटिश नेशनलिटी होती है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने ILR अप्लाई करना था अप्रैल में, और मुझे ये पूछना था, हम किराए में रहते हैं, मुझे कौन कौन से प्रूफ ऑफ एड्रेस देने, जो उसमें लिखा ना 6 लेटर बोथ ऑफ देम, साढ़े दोनों दे हस्बैंड वाइफ से डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो वो कौन कौन से मैं प्रूफ ऑफ रेजिडेंस पेश कर सकती हूँ फॉर 2 साल। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप अब शादी की बेस पे आपको स्टे मिला था, आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें ये पेपर्स मांगते हैं। इसमें आपको बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, बैंक स्टेटमेंट, कौंसल टैक्स, कोई मेडिकल कार्ड, जो भी आपके पास पेपर हैं, सारे के सारे पेपर आपके और आपके हस्बैंड के एक एड्रेस के ऊपर ये उनको सबमिट करना पड़ते हैं। पहले तो ये काफी डिफिकल्ट क्राइटेरिया था, वो आपसे 20 मांगा करते थे, लेकिन अब उन्होंने रिड्यूस करके 6 तक कर दिया। तो बहरहाल जो भी आपके पास पेपर थे सारे के सारे उनको सबमिट कर दें कि आप एक दूसरे के साथ इकट्ठे एक ही एड्रेस के ऊपर रहते रहे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे से मैंने क्वेश्चन करना था कि 2009 मई में मैं वीजा लेके आया था पाकिस्तान से, एंट्री क्लियरेंस 6 मंथ का। तो फिर उसके बाद मैंने फिर यहाँ स्पाउस वीजा लेके आया था। फिर उसके बाद मैंने 1 साल का वीजा फिर अप्लाई किया, जो कि 2010 तक उन्होंने वीजा मुझे दिया था। और उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे 2015 तक वीजा दिया, स्पाउस वीजा EEA। ठीक। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इसके बाद रेजिडेंस अप्लाई करना है, तो वो कब तक मुझे अलाउ करेंगे। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आपकी मिसेज जो है वो यूरोपियन सिटीजन हैं तो जब आप यूके में एंटर हो जाए वहां से 5 साल के बाद आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्तिया कि इन 5 सालों में आपकी मिसेज ने यहाँ पे काम किया हो। मुझे लगता है जो दरमियान में गैप्स आए हैं तो शायद इसकी वजह यही है कि आपकी मिसेज काम नहीं कर रही थी, वरना आपको 5 साल कंप्लीट होने पर इंडेफिनिट स्टे मिल जाना चाहिए था। तो बहरहाल अगर आपकी मिसेज ने 5 साल तक काम किया है तो आप 5 साल यूके में पूरे करने पर इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे हस्बैंड ने अभी फिंगरप्रिंट दिए हैं 3 तारीख को, तो कितने हफ्ते और लग जाएंगे लेटर आने। जी इसमें तकरीबन आप समझे फ्यू वीक्स और लग जाएंगे। इसमें कोई टाइम मुकर्रर तो नहीं है, लेकिन जब बायोमेट्रिक्स हो जाएं यानी दाखिले किसी में जाकर फिंगरप्रिंट्स दे दें तो उसके बाद जब उनकी बारी आ जाती है केस वर्कर के पास तो फिर वो इनके केस का फैसला करता है। आमतौर पर 5-6 वीक में या 2-1 महीने में हो जाता है, जो भी उन्हें डिसीजन करना होता है डिसीजन कर देते हैं, फैसला कर देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये पूछना था कि अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो तो क्या आप अपनी वाइफ को यहाँ बुला सकते हैं। जी हाँ, आप अगर ब्रिटिश पासपोर्ट हो तो बुला सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वाइफ ने इंग्लिश टेस्ट पास किया हो और जो मेन स्पॉन्सर हो उसकी इनकम 18,600 पाउंड सालाना होनी चाहिए मिनिमम, तो फिर अपनी वाइफ को यहाँ पे बुला सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
جی میں فائزہ بات کر رہی ہوں لندن سے. جی فرمائیے. سر میں اپریل 2010 میں ورک پرمٹ ڈیپینڈنٹ ویزا پہ آئی تھی. میرے ہسبینڈ یہاں پہ ورک پرمٹ ڈیپینڈنٹ پہ تھے, تو ابھی ان کی نیشنلٹی ہو گئی ہے, تو کیا میں نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں یا مجھے 5 سال ویٹ کرنا پڑے گا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں, آپ نیشنلٹی کے لیے تو اپلائی نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کو انڈیفینٹ اسٹے کروانا پڑے گا, پھر آپ کو نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. اب اصل میں جب انہوں نے اپلائی کیا تھا, پتہ نہیں ان کے پاس, اگر آپ ڈیپینڈنٹ تھی تو مجھے پتہ نہیں کہ ان کے پاس اس وقت ورک پرمٹ تھا یا کس طرح کا ویزا تھا جب آپ کو ڈیپینڈنٹ ویزا ملا. بہرحال نیشنلٹی کے آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے شرط آپ کو انڈیفینٹ اسٹے پہلے کروانا پڑے گا. جب بھی انڈیفینٹ اسٹے مل جائے تو پھر آپ کو 1 سال ویٹ نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ فوری طور پہ برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر جناب یہ جو 18,600 کا قانون تھا جو ہے نا, اس کو جو ہائی کورٹ نے اوور رول کیا تھا, اس کی اپیل ہوئی ہے, یہ اس کی آؤٹ کم کوئی پتہ چلا ہے یا اس کا کیا ہوگا؟ جی نہیں, اس میں ابھی کافی دیر لگ جائے گی چونکہ اس وقت یہ کورٹ آف اپیل میں کیس چل رہا ہے. اگر کورٹ آف اپیل سے ہوم حوصلے کیس ہار بھی جاتے ہیں تب بھی ان کی جو نیت ہے وہ ہے کہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دیں گے, اور سپریم کورٹ میں تقریباً اگر کیس جائے تو سال سوا سال وہاں سے لگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے ختم ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو 18,600 جو ریکوائرمنٹ ہے, یہ اس کا کوئی ڈیسیژن آیا ہے؟ جی نہیں, آپ کو پہلے بھی ایک کالر کے جواب میں یہی بتایا کہ ابھی اس تک اس کا فیصلہ نہیں آیا. تو اگر اس کا ڈیسیژن آ بھی جاتا ہے تو پھر بھی جو ہوم آفس والے ہیں وہ اس کے خلاف اپیل کر دیں گے. چونکہ آج کل ہوم آفس والے ہر کیس میں آگے اپیل کر دیتے ہیں, تو اس کو ڈیفینیٹلی آگے وہ کنٹیسٹ کریں گے اور سپریم کورٹ میں لے جائیں گے. اور جب کورٹ آف اپیل سے سپریم کورٹ میں جانا ہو تو ایزیلی 1 سال تقریباً لگ جاتا ہے. یا پھر یہ کہ کہیں یہ گورنمنٹ چینج ہو جائے, جو نیو گورنمنٹ آ جائے وہ شاید رول چینج کرے. لیکن فی الحال جب تک اس کا ڈیسیشن نہیں آتا تب تک 18,600 رہے گا, لیکن اس میں کافی دیر لگ جائے گی. جلدی ختم ہونے والا یہ نہیں لگ رہا ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے پوچھنا تھا کہ اگر آپ 10 سال کی بیس پہ انڈیفینٹ اپلائی کرتے ہو تو آپ کتنا عرصہ کنٹری سے باہر رہ سکتے ہو؟ جی اس میں ہے کہ پچھلے 10 سال میں آپ 18 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہے ہوں مجموعی طور پر, لیکن کسی ایک گو میں 6 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہے ہوں. یعنی اگر مہینہ 10 دن 15 دن کر کے رہے ہیں تو 18 ماہ تک آپ الاؤڈ ہیں باہر رہنے کو. لیکن اگر 6 مہینے سے زیادہ باہر رہ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا جو چین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, بریک ہو جاتی ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب میرے 2 کوشچن تھے. ایک تھی کہ میرا اپریل دے وچ نا 5 سال جو ٹینیور ہوندا نا پورا ہو گیا, کیونکہ میں سپاؤس ویزے تے یورپین نے شادی کی تھی. مائی دے وچ میں اپلائی کرنا. تو کوشچن سی کہ میرے لیے مینوں کی ریکوائرمنٹ چاہیے نے تے میری وائف نو کی چاہیے ہونی. اور دوسرا سی کہ میرا اج تو 3-4 سال پہلے نا ڈرائیونگ دے اوپر 3 پوائنٹ لگے سن, لیکن وہ دے تھرو نہیں سن لگے, کورٹ دے تھرو نہیں سن لگے. کیا اے نال میرے کوئی انڈیفینٹ ویزے تے کوئی پرابلم ہوئے گی؟ جی تہاڈی کال تے شکریہ. پہلی گل ہے کہ جدوں تسی اپلائی کرو گے مے وچ او تہاڈے کول منگن گے وائف ایتھے 5 سال کام کیتا ہے. اگر انہوں نے 5 P60 موجود نے پھر تے تہاڈا انڈیفینٹ اسٹے ہو جائے گا. اگر تے اے فکس پینلٹی سی تے پھر اس طرح تہاڈی اپلیکیشن تے کوئی فرق نہیں پے گا. تے ویسے بھی اگر پوائنٹس ملے 3 سال تو زیادہ ہو جائے پھر بھی تو اس تے کوئی اپلیکیشن تے اثر نہیں پے گا. موسٹلی تہاڈے والے کیس یہ ہوئے گا کہ وائف نہ کام کرنا ضروری ہے. انہوں نے جڑے 5 P60 منگن گے. کال تھینک یو فار دا کال. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے, ہمارا ہائی کورٹ میں 7 ایئر پالیسی پہ ریفیوز ہو کر ہائی کورٹ میں پینڈنگ میں کیس پڑا ہوا ہے. میرے بچے تقریباً کورٹ کے فیصلے آنے تک شاید 10 اور 7 سال کے ہو جائیں گے. سر ابھی مین کیا ہوگا, یہ ودرا کرنے کو کہیں گے یا پینڈنگ میں ہی پڑا رہے گا, اور آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ جسٹ انتظار کریں. اگر آپ کا ہائی کورٹ میں تھا تو اس کا مطلب ہے بہت جلدی اس کی ہیئرنگ ڈیٹ آ جائے گی. تو اس میں کافی سارے کیسز کے آپ فیصلے ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی 7 سال کی بنیاد پہ اسٹے مل جائے گا. لیکن اس دوران اگر کوئی بچہ جو کہ UK میں پیدا ہوا تو اگر وہ 10 سال پورے کر لیتا ہے تو پھر آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اس کی ڈائریکٹ برٹش نیشنلٹی کے لیے آپ اپلیکیشن کر سکتی ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو. جی ہیلو ست شری اکال بھاجی. جی ست شری اکال ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ. ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ.
ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਨਾ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਦੋਂ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3-4 ਵੀਕ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਖਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਆ जाएगी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बायोमेट्रिक्स वास्ते बुलाएंगे। थैंक यू फॉर द कॉल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I just called about 20 minutes ago for my wife indefinite leave to remain. I just wanted to ask you a question. And I applied on 23rd of October, but my application been invalid because of the payment. And I reapplied in December. I didn't give the live in the UK test, but if the fingerprints been done, so when they're gonna would they ask me for live in the UK test for my wife or not? Thank you for the call. Basically, they don't ask you anything. When you are making an application, that time it's your duty to submit all required documents. If you don't submit anything and if you don't submit any document, they just refuse the application. They just make a decision. Nowadays, they don't chase you for any documents. So if biometrics are taken, so it means that after that, anytime decision can come. Normally, it takes between 2 to 3 months time. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो सर। जी फरमाइए। This is Mukesh. I'm inquiring about my daughter. She is in India. She born here in the UK, and I'm going to apply in next January for the PR, and I am not sure whether she required to be here for 2-year continuous period or she can apply later date anytime. So on which ground are you going to apply for for your PR? Inter-company transfer. On which ground? Tier 2. Tier 2. Okay, thank you for your call. Basically, once you get indefinite stay, then you can invite your or then you can bring your daughter here. And before that, if you have your valid visa on your passport more than 6 months, still you can basically bring her here as your dependent. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब जी। मेरी डेफिनेट लगी सब लास्ट वीक मैंने 7 साल हो गया ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 सालों ਤੋਂ लीगल रह रहे हो। थैंक यू फॉर द कॉल। नाज़रीन, आज की मुलाकात बस इतनी। आधे घंटे का वक्त बस बड़ी तेज़ी के साथ गुजरा और ख़त्म हो गया। अगर आपकी कॉल किसी वजह से ना मिल सकी हो, अगले सैटरडे को 7 बजे यही होगा, अगले सैटरडे को 6 बजे यही होगा। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। रब रखा।